हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक के पिछले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ट्रांसलेशन में बेसिक को स्टार्ट करके अब तक प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन को पढ़ चुके थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट टेंस के रूल्स को जाना था कि अगर कोई वाक्य पास्ट टेंस में लिखा हो जहां पर किसी कार्य का होना ना पाया जाए बल्कि किसी स्टेटमेंट या किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे हमने उन रूल्स को जान लिया था। अर्थात हम लोग वर्ब बी के अंतर्गत इज एम आर वाज वर्ब, जो कि इज एम आर रिप्रेजेंट था प्रेजेंट टेंस को करते रिप्रेजेंट कर रहा था प्रेजेंट टेंस को, और वाज वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा था पास्ट टेंस को। तो हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के रूल्स को पढ़ लिया है और इस आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे, जहां पर मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के लिया है जो पास्ट टेंस के हैं। आज इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग पीछे के रूल्स को अप्लाई करके ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस दिया हुआ है, हम उस पहाड़ी की चोटी पर थे। तो मैंने बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ कि जब भी हम लोग किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें करनी चाहिए। एक तो पहली चीज होती है कि जो भी वाक्य दिया गया है वह किस टेंस का है, ये हमको पहचानने आना चाहिए। और दूसरी चीज हमको ये करना चाहिए कि दिया गया वाक्य किस सेंटेंस में है। तो मैं आपको उस चीज को फिर से रिकॉर्ड करा देता हूँ। जैसे कि इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो इसके अंत में आ गया थे। अब जब मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे ऐसे शब्द आ जाएं तो वो क्रिएट करता है पास्ट टेंस का। इट मींस ये जो दिया गया सेंटेंस है ये पास्ट टेंस है। और इसके सेंटेंस की बात करेंगे तो इस वाक्य के अंत में आया है पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम यह बताता है कि वाक्य या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और अफर्मेटिव तब होगा जब वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग न हुआ हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे वाक्य में हम उस पहाड़ी की चोटी पर थे, इसमें कहीं भी ये जो शब्द होता है नहीं, इसका जिक्र नहीं किया गया, अर्थात इसको प्रयोग नहीं किया गया है। इसको प्रयोग नहीं किया गया है इसका मतलब जो गिवन सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का अफर्मेटिव हो गया है। और जब भी पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया है, हम। तो हम की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वी। और ये वी सब्जेक्ट आ गया है, मैंने इसके बारे में बताया था। जब सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल हो जाए तो उसके साथ वाज या वर में किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वर, वी वर। हम थे, कहां पर थे, उस पहाड़ी की चोटी पर। वी वर एट दैट एट द पीक ऑफ, एट द पीक, कहां पर थे, चोटी पर थे। वी वर एट द पीक, किस चोटी पर, उस पहाड़ी की, पीक ऑफ दैट हिल। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया पहले वाक्य का, वी वर एट द पीक ऑफ दैट हिल। ये रहा ट्रांसलेशन हमारे आज के पहले सेंटेंस का। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया हुआ है, पूर्ण विराम, और इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया है, अफर्मेटिव हो गया है। अफर्मेटिव है और वाक्य के अंत में क्या आ गया है, था आ गया है। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये पास्ट टेंस में है। तो अर्थात ये पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या आएगा हमारा, मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। और मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ प्रयोग करते हैं वाज का। तो आई वाज ये हो गया पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब बचे शब्द लिखना है। तो वाज वाज में था, क्या था, पूरे होश में। यहाँ पर सबसे पहले मे की इंग्लिश लिखेंगे इन हो जाएगा, और पूरे होश की इंग्लिश होती है परफेक्ट सेंसेज। तो यहाँ पर देख लेंगे आई वाज इन परफेक्ट सेंसेज। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन इस दूसरे सेंटेंस का। आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको नियम में प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो को आप जाकर देखिए, वहां पर आपको जो भी नियम है पता चल जाएंगे और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह रेल यात्रा बिल्कुल भी आरामदेह नहीं थी। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्ण विराम है, लेकिन इस बार पूर्ण विराम के साथ किसका प्रयोग कर लिया गया है, नहीं शब्द का प्रयोग कर लिया है। अब नेगेटिव वर्ड आ गया है, जिसका मतलब ये जो सेंटेंस हो गया है
ये हमारा क्या बन गया है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। ये तो बात पहली चीज क्लियर हुई कि सेंटेंस कौन सा हो गया है, नेगेटिव हो गया है। और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया हुआ है, थी आया हुआ है। इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट टेंस हो गया है, क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, थी आया है। तो नेगेटिव सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पर सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह रेल यात्रा। ये हो जाएगा दैट ट्रेन ट्रिप, रेल यात्रा हो जाएगा ट्रेन ट्रिप, ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए दैट का प्रयोग किया गया है इसके पास, और दैट ये बताता है कि दैट क्या हो गया है, सिंगुलर हो गया है। दैट ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर हो गया है तो अर्थात ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर है, तो इसके पास वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज का, ये हो जाएगा वाज। दैट ट्रेन ट्रिप वाज, वह ट्रेन यात्रा थी, कैसी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए निगेटिव आया है तो आज के बाद क्या लाएंगे, नॉट, ये हो जाएगा नॉट दैट ट्रेन ट्रिप वाज नॉट, क्या नहीं था, आरामदेह। तो आरामदेह की मीनिंग जाएगी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ये हो गया कंफर्टेबल। अब कैसे, बिल्कुल भी आरामदेह नहीं थी, दैट ट्रेन ट्रिप वाज नॉट कंफर्टेबल, और बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, एट ऑल। ये रहा ट्रांसलेशन हमारे इस तीसरे सेंटेंस का, जो कि था वह रेल यात्रा बिल्कुल भी आरामदेह नहीं थी। इसका ट्रांसलेशन हमको मिल गया है दैट ट्रेन ट्रिप वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है वह जलसे में उपस्थित नहीं था। फिर से पूर्ण विराम के साथ नहीं शब्द आ गया है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, और वाक्य के अंत में था शब्द आ गया है, तो ये सेंटेंस के इसका टेंस क्या हो गया है, पास्ट टेंस। तो वापस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया है, ही, और ही की इंग्लिश क्या आती है, सॉरी वह की इंग्लिश क्या आती है, ही, और ही के साथ हमारा वर्ब क्या आएगा, ही के साथ वर्ब प्रयोग करेंगे वाज का, क्योंकि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज, अब नेगेटिव भी है तो वाज के बाद क्या लिख लेंगे, नॉट, ही वाज नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, उपस्थित नहीं था, तो उपस्थित इंग्लिश में जाएगी प्रेजेंट, ही वाज नॉट प्रेजेंट। कहां पर उपस्थित नहीं था, जलसे में, ये हो जाएगा इन, और जलसे की इंग्लिश हो जाएगी फंक्शन, ये जाएगा इन द फंक्शन, ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द फंक्शन। ये रहा ट्रांसलेशन हमारे आज के चौथे सेंटेंस का। चलिए इसी बात करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारे पास है, क्या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट थे। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिया गया वाक्य क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव हो गया है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते थे, एक यस नो टाइप और एक होता था डब्ल्यूएच टाइप। तो इस वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, क्या शब्द से हुआ है, और जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग प्रारंभ क्या शब्द से हो जाए तो वो फॉर्मेशन करता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है पांचवा वाला, ये हमारा बन गया है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसका टेंस हो गया है पास्ट टेंस, क्योंकि इसके अंत में आया है थे। फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे, जब भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले यूज किया जाता है वर्ब का, और यहाँ पर वर्ब क्या है, वाज या वर है। तो वर्ब किसके अनुसार यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, आप इंग्लिश होती है यू, अर्थात यू के पास हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे जाएगा वर, यू, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब लिखने के बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, आप इंग्लिश हो गई यू। तो इसके बाद क्या लिखना है, क्या वर यू मेरे उत्तर से संतुष्ट थे, वर यू सेटिस्फाइड, वर यू सेटिस्फाइड, किससे संतुष्ट थे, मेरे उत्तर से, विथ माय आंसर। तो ये रहा ट्रांसलेशन हमारे इस सेंटेंस का। तो आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था तो सबसे पहले हमने वर्ब लिख दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, उसके बाद क्या किया है हमने बाकी बचे शब्दों को यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया है क्रम से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है, क्या तुम वास्तव में मेरे नुकसान पर दुखी थे। तो देखिए यहाँ पर वापस से क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव है, और किस टाइप का इंट्रोगेटिव है, क्या से प्रारंभ है। जब क्या से प्रारंभ है तो ये किस टाइप हो गया है, फिर से ये सेंटेंस हो गया है यस नो टाइप, अर्थात ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है।
किसमें दिया जा सकता है, यस या नो में दिया जा सकता है। और जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये कौन सा टेंस था, थे आया हुआ है, तो ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पास्ट टेंस में है, वापस से क्या लिखेंगे, या तो सबसे पहले वाज लिखेंगे या तो वर लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमको मिलेगा सब्जेक्ट क्या होगा, तुम। मैं यहाँ पर तो सब्जेक्ट तुरंत खोज रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो उस वीडियो को आप वहां पर जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको ये क्लैरिफाई होगा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। तो चलिए, यहाँ पर सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू पता है वर्ब क्या आता है, वर आएगा। तो अर्थात फिर से वापस हम लोग प्रारंभ कैसे करेंगे, वर से। उसके बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट यू, वर यू। अब क्या थे, दुखी थे, वर यू, रुकिए, वर यू रियली सॉरी, वर यू रियली सॉरी। देखिए, क्योंकि वास्तव में है तो वर यू रियली सॉरी किस चीज पर, मेरे नुकसान पर, एट माई लॉस। ये रहा ट्रांसलेशन छठे सेंटेंस का, जो कि था क्या तुम वास्तव में मेरे नुकसान पर दुखी थे। इसका ट्रांसलेशन हो गया, वर यू रियली सॉरी एट माई लॉस। तो इसी तरफ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा है, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या था। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, लेकिन ये ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर प्रारंभ क्या से नहीं हुआ है, बल्कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ चला गया है, वाक्य के बीच में चला गया है। और जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वो बनाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात इस वाक्य में जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है उस शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। और यहाँ